अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती। जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल के हवाले से ये पहले ही चेमगोइयाँ थी, क्योंकि ये जब मामला का आगाज़ हुआ था तो ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ टॉप सिटी केस पर मुहित था। ये एक सोसाइटी थी जो कि इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में मौजूद थी और इसके जो चीफ थे, जो ओनर थे, उनकी जानिब से कंप्लेन लॉन्च हुई थी कि ड्यूरिंग इस टेन्योर जनरल फैज़ ने उस सोसाइटी पर कब्जा किया। ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि इनके घर पर रेड्स हुई। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि इनके घर पे मौजूद जो सोना था वो भी इस वक्त ये जब्त कर लिया गया था, इलीगली जब्त कर लिया गया था। उसके बाद ये मामला अदालतों से होता हुआ इंक्वायरी, और फिर इंक्वायरी के बाद इस पर फैसला हुआ था कि बाकायदा इसका कोर्ट मार्शल होगा। और उस वक्त चेमगोइयाँ थी कि, और वाज़े तौर पर नहीं लेकिन ये इशारा था इससे पहले ISPR की प्रेस रिलीज़ में, कि सियासी तौर पर मुलविस होने पर भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन आज की चार्जशीट में बड़े वाज़े तौर पर 4 इल्ज़ाम जिन पर तो चार्ज कर दिया गया है, और उसके अलावा तफ्तीश जिन मुकदमात में या जिन मामलात में हो रही है उसका भी जिक्र ISPR की तरफ से कर दिया गया। अगर तफसील में जाएँ तो आज बड़ा अहम तरीन दिन था और एक अनप्रेसिडेंटेड दिन था जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया। कोर्ट मार्शल के दौरान जो फैज़ हमीद साहब पर चार्जशीट आयद हुई उसमें जो इल्ज़ामात हैं, उन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जिसमें शामिल है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इसके अलावा अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी चार्जेस में शामिल है। अब ये तो वो हैं जिन पर चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा और मामला जिनका तस्करा किया गया ISPR की तरफ से, उसमें पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने से मुतल्लिक अलग तफ्तीश की जा रही है। इसी तरह 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद शामिल तफ्तीश हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। ISPR का ये मौक़िफ़ है, और इस बारे में हमने देखा था कि क्योंकि ये जो तारीख थी 24 तारीख नवंबर की, जब फाइनल कॉल आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त भी चंद सहाफ़ियों ने और एक फैसल वाडा साहब ने कहा था कि इसकी वजह ये है कि ये डेट जो है, इसकी अहमियत ये है कि उन्हीं दिनों में चार्ज किया जाएगा फैज़ हमीद साहब को, और तकरीबन यही 14 दिसंबर के बारे में कहा जा रहा था। बल्कि कल फैसल वाडा साहब जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि चार्ज किया जाएगा, लेकिन चार्ज उससे पहले ही कर दिया जाएगा। डेट 14 इसलिए रखी गई है कि उनको चार्ज जो है उसी ज़माने में किया जाएगा या उन्हीं तारीखों में किया जाएगा। फैसल वाडा साहब ने क्या कहा था, ज़रा उसको दोहरा देते हैं पहले, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा था वाडा साहब ने, ज़रा सुनते हैं। 14 तारीख की डेट इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज़ हमीद साहब की जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो उसके बाद होनी, तो अपनी तरह से प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनको बता दूंगा उन्होंने गलती कर दी, वो 14 से पहले ही हो जाएगा। ये प्रेशर टैक्टिक थी, और अगर थी वाकई में या नहीं थी इस पर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ से मुस्तकबिल क्या है? फैज़ हमीद साहब क्या बानी PTI इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर देंगे? उनके बयानात, उनका शामिल तफ्तीश होना क्या PTI की क़यादत के लिए नए मुकदमात की खबर है? ख़ास तौर पर ISPR की जानिब से ये जुमला के 9 मई के जो वाक़यात हैं उस हवाले से भी इन पर तफ्तीश की जा रही है। तो 9 मई के मुकदमात के हवाले से क्या मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है? और ख़ास तौर पर यह जुमला कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। तो ये मज़मूम जो सियासी अनासर हैं जो गठजोड़ में शामिल थे फैज़ हमीद के साथ, एलिजिडली अगर इन्वेस्टिगेशन में साबित होता है, तो ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का अंबार या नई मुश्किलात लेकर आ सकता है? खुर्रम हमीद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया प्रोग्राम में। फैज़ हमीद साहब की चार्जशीट एक्सपेक्टेड थी, डेट्स आ रही थी 14 तारीख, उससे पहले वाडा साहब ने कहा था, यह सरप्राइज थी आपके लिए हमीद साहब? सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये काम तो उस दिन शुरू हो गया था और उस वक्त इसको संजीदा लेना चाहिए था तमाम को, जितने भी पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं बानी तहरीक के साथ। जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई थी जनरल फैज की, तो वाडा साहब की तमाम बातों से बहुत ज्यादा इत्तफाक, लेकिन एक बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है कि जिसमें वो शायद ये समझते हैं कि इमरान खान मासूम है और फैज हमीद और बुशरा बेगम ये इनकी मिली भुगत है। इन तीनों को, इस ट्राइका को देखिए, ये एक ट्रायंगल के तौर पर देखिए, और इसके टॉप पर इमरान खान है
एक कोने पर फैज हमीद को रखिए और एक कोने पर इनकी बेगम साहिबा को रखिए, इमरान खान की को, और फिर आगे इनका एक और नेक्सस शुरू होता है, और वो नेक्सस फैज हमीद का अपना चलेगा, बुशरा बेगम का अपना चलेगा, और डेफिनेटली इमरान खान उन तमाम को छतरी भी मुहैया करता रहा और उसको सारी की निगहबानी भी करता रहा, बल्कि उसकी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक ये तमाम चीजें होती रही। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप ये देखिए कि दो पैराए हैं, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। एक है 4 साल की गवर्नमेंट और एक है 4 साल की गवर्नमेंट के बाद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके बाद की एक्टिविटीज। अब क्योंकि जब गिरफ्त में आ गया मौसूफ और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो जो आपने पहले चार्जशीट के 4 नुकात पढ़े, उन तमाम को अहम समझिए कि पहला चीज सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, दूसरी चीज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी, तीसरी चीज रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान, और चौथी चीज अफराद को, मुअय्यन अफराद का नुकसान करना। देखिए, हमारे मुल्क की जो एक बदकिस्मती रही है वो ये रही है कि लोग मकाम पर आने के बाद इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के साथ मुल्क को भी नुकसान पहुंचाते हैं और आमतुन्नास को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब इख्तियार आया बानी तहरीक के पास जब वो 2018 में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ऊपर आया, और उसने अपनी चॉइस से, अपनी खास मर्जी से एक नेक्सस बनाया, एक किंग्स काउंसिल बनाई, जिसमें मेन कुर्सी पर फैज हमीद और साथ उसकी बेगम बैठती थी। और उस दौर के अंदर जो कुछ हुआ वो एक कहानी है, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बाहर आने के बाद मुल्क के अंदर जो इंतशार हुआ, चाहे वो 9 में है, चाहे रिसेंट, लेकिन ये खुरम साहब ये तीन, खुरम साहब ये मुझे बताएं, ये 3 फेजेस हैं। एक तो ये कि जो उस दौरान हुआ जब इनकी हुकूमत गई, उसके बाद फिर जो गिरफ्तारी के बाद हुआ, फिर उसके बाद जब फैज हमीद का अपना कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, उसके बाद भी जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं मुल्क में, उसके ताने बाने भी फैज हमीद से जोड़े, यानी जिक्र है कि उसकी तफ्तीश भी हो रही है। तो ये जब इन पे कोर्ट मार्शल शुरू हो गया उसके बाद भी मुलव्वस पाए गए क्या? 100% आप बाद में फैज हमीद के नेक्सस को, जो उसके लिए काम करते थे, आप उनको इन्वॉल्व पाएंगे और आने वाले दिनों में आप ये चीजें देख लेंगे। ये जितनी भी चीजें थी, ये एक ही ग्रुप की हुई चीजें थी। अब ये नहीं हो सकता, मैं जैसे कहा ना कि इमरान जो बानी है उसका नेक्सस चल रहा है मुल्क के बाहर, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड हैं सारे। अगर एक शख्स चला गया अंदर, तो अब जब उसके जाने के बाद 9 में तो पहले हो चुका है, बाकी वाकयात जो खूनी मार्च और सारी चीजें तो पहले हो चुकी हैं। अब दे न्यू इट वेरी वेल कि जब ये चार्जशीट जाएगी तो कनेक्टेड सारे होंगे और सारे फंसेंगे। तो अब उस चीज को और उसको रोकने के लिए या मुल्क के अंदर एक नया फसाद खड़ा करने के लिए जो काम किए गए हैं, चाहे 24 है, चाहे फलां चीज है, चाहे सिविल नाफरमानी है, इनका कनेक्शन आप इसी कोर्ट मार्शल से पाएंगे, बिकॉज दे नो इट कि इस कोर्ट मार्शल में ये कोई फौज का अंदरूनी मामला नहीं है। लेकिन सर ये मुझे बताएं ना खुरम साहब, अगर ड्यूरिंग कोर्ट मार्शल एक शख्स बैठ के अपना नेक्सस ऑपरेट कर सकता है, एक्टिवली मुल्क में फसाद और इंतशार फैला सकता है, तो ये भी तो फिर इस वक्त गलत हिकमत अमली या नाकिस स्ट्रैटेजी थी। किस तरह से वो ड्यूरिंग इस कोर्ट मार्शल ही वाज ऑपरेटिंग आउटसाइड, कि उनके राब्ते कैसे थे, कैसे वो अपने नेक्सस या वो अंदर रहते थे और नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था, क्या हो रहा था? ये नहीं, सैफान को कोर्ट जनरल फैज की जो गिरफ्तारी है कुछ साल पहले की नहीं है, कुछ माह पहले की है। अब जितने जो बंदे काम कर रहे थे उन सारों को पता था कि सारे फंस जाएंगे, सारों को अपने करतूतों का इल्म था, सारों को इल्म था कि ये चीजें जब खुलेंगी तो हम तक सारी चीजें आएंगी। अब उन्होंने उस चीज से बचने के लिए अपनी जो बाकी कार्रवाइयां थी वो तेज कर दी, और जो बानी तहरीक इंसाफ है ये तो कहता है एसेट है हमारा ये, और फिर जो बुशरा लेके आई है 24 तारीख को, ये जो लश्कर कशी की और ईवान पे हमला, ये वो सारी इसीलिए थी क्योंकि शी नोज इट कि जब खुलेगी बात, जो आज चार्जशीट पेश हुई है और जो 4 चीजें बयान की गई हैं, तो मैं जैसे कह रहा था कि ये कोई फौजदारी मुकदमा नहीं है, ये कोई फौज के अंदर का मामला नहीं है,
ये मामला तमाम का तमाम पाकिस्तान से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उस वक्त की, उसके बाद की चीजें उन तमाम के साथ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ ये तमाम मामला जुड़े हुए हैं। तो गिरफ्तारी को सालों पहले नहीं, गिरफ्तारी तो अभी हुई है। तो अब पीटीआई, ये जो बारी पीटीआई और बुशरा बीबी का फिर मुस्तकबिल क्या होगा? मजीद मुकदमात होंगे? क्योंकि एक तरफ तो मुज़ाकरात कमेटी का क़याम और बातें जी के ये तो नरम पड़ रहे हैं और आमादा हो रहे हैं। फवाद चौधरी की मुलाकात हुई, उन्होंने समझाया जाके, तो ये दूसरी तरफ ये नए केसेस, क्या आपको लगता है क्या होगा या कोई दरमियानी रास्ता होगा? कौन से मुज़ाकरात? कौन से मुज़ाकरात? 24 तारीख कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले जो काम किया गया, 2 हफ्ते पहले, फिर उसके बाद सिविल नाफरमानी, उसके बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स जो हैं उसका बाइकआउट, उसके बाद जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं उनको इंसाइट करना कि आपने पाकिस्तान पैसे नहीं भेजे, ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं? ये क्या, ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात का इनकार करता है, उमर अयूब खान मुज़ाकरात की बात करता है। कौन से मुज़ाकरात? इन्होंने मुज़ाकरात किस चीज पर करने हैं? इनके ऑफिशियल जो हैंडल्स हैं, जो ट्विटर पे हैं, जो सोशल मीडिया पे, आप उनको उठा के तो देखें। वो एक फाइल का आप इलाज करते हैं, वो एक एंटाई स्टेट दूसरा बयानिया लेके आ जाते हैं, एंटाई स्टेट तीसरा बयानिया लेके आ जाते हैं। इस एक हफ्ते के अंदर इन्होंने इस मुल्क के खिलाफ तीन बहुत बड़े खतरनाक काम किए। आपको सिविल नाफरमानी की इन्होंने ऐलान कर दिया, इन्होंने आपकी जो पाकिस्तान बैरून मुल्क लोग बैठे हुए इन्होंने कहा कि पैसे नहीं भेजोगे, और तीसरी चीज इन्होंने ये की, इन्होंने आपके पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का इनकार कर दिया। इनके मुज़ाकरात का कोई अहमियत है ना। अच्छा, तो अब ये जो फैज हमीद के जो भी तफ्तीश होगी, इसकी रोशनी में इन पर मिलिट्री ट्रायल होगा या फिर नए केसेस बनेंगे? क्या आपको लगता है कानूनी तौर पर कितनी पेचीदगियां हैं बानी पीटीआई के लिए? पहली चीज तो यह है कि क्या असूली तौर पर क्या होना चाहिए। असूली तौर पर यह है कि इन तमाम का केस मिलिट्री ट्रायल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो है वो कोई आम चीज नहीं है। और 9 मई के वाकयात और 24 के और दीगर वाकयात और फिर और बहुत सारी चीजें खुलनी हैं जो इनके ईवल मास्टर प्लान का हिस्सा थी, खुल चुकी हैं। तो असूली तौर पर तो इन केसेस को मिलिट्री ट्रायल्स की तरफ जाना चाहिए। अब किस तरीके से जाएंगे, अदालतें यहाँ पर क्या रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों में आपने देखा है कि कुछ चीजें रुकी हुई हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग हम ये डिमांड करते हैं कि ये केसेस मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाएं, क्योंकि आपकी मुल्क की बका का ये सालमियत का ये सवाल है। ये कोई जात नहीं है, ये कोई घर नहीं है, ये फैक्ट्री नहीं है, मुल्क है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि ओहदे के ऊपर बैठकर जो आदमी उसके ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए, चाहे नेपोटिज्म करे, चाहे किसी भी स्टेज तक चला जाए, ये जालिम तो मुल्क को तबाह करने की तरफ चलेगा। तो इनका एहतिसाब जरूरी है। और प्रेजेंट हमारा क्या सारा था, हम कहते थे कि जी खुद एहतिसाबी जब तक ना करे, सबसे ज्यादा तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद एहतिसाबी की आला और मजबूत तरीन मिसाल कायम करते जो अनप्रेसिडेंटेड है शायद। और इंशाल्लाह ये इख्तिताम तक जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसको आलमी सतह पर भी किस तरह लिया गया है, अब कैसे रीड किया जा रहा है खुर्रम साहब इस पूरे मामले को? देखिए जी, आलमी सतह जी तो सबसे जो जिस तरफ ये देख रहे थे, अमेरिका की तरफ देख रहे थे पहले, गुलामी ना मंजूर, और अब सारी का सारा चीज देखे कि ट्रंप विल कम। ट्रंप की जो रीसेंट स्टेटमेंट ऑन सीरिया है कि वो उनके अंदरूनी मामलात हैं, हम उनमें दखल नहीं देंगे। आपकी एम्बेसीज, आपके जो आलमी सतह के लोग ये चीजें देख रहे होते हैं। ये नहीं है कि वो लाइल्म है। जो थी ब्रिटिश की जो मेन लेडी इन ब्रिटिश जो एम्बेसी थी, जो पीटीआई कल नारे लगा रही थी, तो शी हैज एंडोर्स्ड ऑल दीज थिंग्स। उसने भी कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, पीटीआई हैज डन दीज थिंग्स। तो आलमी सतह पर ना को प्रेशर आएगा पाकिस्तान पे, और ना पाकिस्तान ऐसा को प्रेशर लेगा। ये आप ऑन रिकॉर्ड कर लें। सही। अच्छा, ये बताते जाएंगे फिर ये आगे जो कॉल्स इन्होंने दी हुई हैं, सिविल नाफरमानी कॉल, ये इज्तिमा और वो आगे, तो उनका मुस्तकबिल क्या है? विल दे गो एज पर प्लान, या वो भी आज की इस खबर के बाद जो है उस पर सबूताज हो जाएंगी? क्या होगा आपको लगता है?
देखें, इन्होंने जल्दी में आके, इन्होंने अपना जल्दी में, हेस्टेड में 24 के बाद ये 4 मेन क्राइम कर चुके हैं एंटायर स्टेट मुल्क के खिलाफ। 4 बड़े क्राइम किए हैं। 24 की लश्करकशी, उसके बाद जो बाहर बैठे हुए हैं उनको के पैसे ना भेजो, सिविल ना फरमानी, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बायकॉट। तो इनको पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। यानी इनको, इनका मतलब कौन, जो इमरान, जो इसका बानी है, इसकी बीवी और जो कुछ लोग हैं, दे नो इट के वेयर दे आर हेडिंग टू। तो ये चीजें भी, ये जो 4 चीजें हैं, ये भी आप याद रखिएगा कि आइंदा वाली प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनेंगी जब बाकियों पर गिरफ्त आएगी। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अहम तरीन डेवलपमेंट जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, चार्जशीट बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया, अहम तरीन चार्जेस सामने आ चुके हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत की बात यह भी कि मज़ीद मुकदमात में शामिल तफ्तीश किया गया, जिनमें 9 मई के हवाले से मज़मूम साजिश जो थी और सियासी ग्रुप्स का जिक्र किया गया जिनके अपने एजेंडा थे, उसका भी तस्करा किया गया है। मुल्क में इंतशार पैदा करने, अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों के हवाले से भी शामिल तफ्तीश फैज़ हमीद साहब को किया गया है। तो यकीनी तौर पर बानी PTI के लिए आइंदा के दिन मजीद मुश्किलात लेकर आने वाले हैं। एक ब्रेक के बाद कस्टम्स के हवाले से, FBR के बैगेज रूल्स के हवाले से ताज़ा तरीन अमेंडमेंट्स क्या हैं, ये आया ड्राफ्ट अमेंडमेंट हैं, ये नोटिफिकेशंस हैं, क्या इतलाक हो गया है, नहीं हुआ है, और इतलाक अगर होगा तो इसका असर क्या पड़ेगा, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात कमर्शियल वैल्यू के ऊपर, यानी जो चीज़ें बाहर से आती हैं पाकिस्तान, उनके ऊपर एक SRO जो कि ड्राफ्ट अमेंडमेंट था, वो कुछ दिन पहले FBR ने अपलोड किया। और आज, क्योंकि मैं जब इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ, पहले उस नोटिफिकेशन में था उसकी तफसीलात क्या थी, उस पर चर्चा हुआ, काफ़ी बातचीत भी हुई है, वो पॉलिसी थी, लोगों के ओपिनियन भी FBR चाहता था। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि उनमें था क्या नुकात जिस वजह से इतना कॉन्ट्रोवर्शियल ये हुआ मामला, या इस पर इतना डिस्कशन हुआ। एक तो ये कि बैरून मुल्क से जो कमर्शियल मिकदार में अशिया आती हैं उस पर एक पाबंदी आयद की गई। उस ड्राफ्ट अमेंडमेंट में ये कहा गया, FBR ने जो बैगेज स्कीम है उसकी जो रूल्स 2006 के हैं उसमें ये अमेंडमेंट्स की, और उसके मुतालिक ये नोटिफिकेशन था, ड्राफ्ट अमेंडमेंट थी, जिसमें बैरून मुल्क से ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त होगी। $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया कमर्शियल तिजारत तस्वर होंगे। यानी अगर आप $1200 की वैल्यूएशन होगी, और इसमें बड़ा एक ट्रिकी जो पार्ट है वो ये है कि ये वैल्यूएशन करेगा कौन, ये बड़ा अहम सवाल था। एक मोबाइल फ़ोन के सिवा तमाम मोबाइल फ़ोन जब्त किए जाएंगे। इजाफी अशिया ड्यूटी टैक्स जुर्माना अदा करने के बावजूद भी क्लियर नहीं होंगे। बैगेज रूल्स 2006 में मज़ीद तरमीम से मुतल्लिक ये मुसवदा जारी हुआ था, और कवानीन में तरमीम से मुतल्लिक 7 रोज़ में सिफारिशात दी जा सकती हैं। मुकर्रर मियाद के बाद वसूल होने वाली तजावीज़ काबिल कबूल नहीं होंगी। अच्छा, अभी कुछ देर पहले ही, यानी मैंने इस वेबसाइट पे देखा जाके, तो ये जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल, यानी सर्वर नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। तो FBR ने वेबसाइट से तो इनको हटा दिया है। ये अमेंडमेंट्स हैं, ये नोटिफिकेशन है, ये कानून इतलाक हो चुका है, नहीं हो चुका, पहले तो उसका स्टेटस, फिर दूसरा सवाल, इसका कोई फ़ायदा होगा? यानी हम ऑलरेडी इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने टैक्स को इस्लाह नहीं कर पाते, और इन चीज़ों का क्या फ़ायदा हो जाएगा? यानी अगर ये आप इतलाक हो भी जाता है तो इससे हासिल क्या होगा? सख्ती, मज़ीद सख्ती, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। यही होता रहेगा जी कि फ़ला नॉन फाइलर पे ये पाबंदी और ये, लेकिन फ़र्क कोई पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये दूसरा सवाल होगा। इकरामुल हक साहब माहिर टैक्स उमूर के प्रोग्राम में साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं इसका स्टेटस क्या है? ये फॉर कंसल्टेशन पर्पस था, फॉर ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स फॉर अ वीक थे, या इस पर कोई फैसला भी हुआ है, और इसको हटा क्यों दिया गया है आखिरी वेबसाइट से? जी शुक्रिया। दरअसल ये FBR ने कहा कि हमने ड्राफ्ट रूल बनाए तो थे, मगर इसको स्टेक होल्डर्स के साथ पहले डिस्कस करना मकसूद था जी। मगर ये बात अजीब है, क्योंकि जब भी आप ड्राफ्ट रूल बनाते हैं वो तो पब्लिक किए जाते हैं, ताकि पब्लिक की तरफ से उसके ऊपर जो फीडबैक आना है वो तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद ये खबर के तौर पर लगवाया, फिर हटा दिया, और सिर्फ एक तासुर लेना चाहते थे कि लोग उसके बारे में कैसे रिएक्ट करते हैं। मगर जैसे आपने फरमाया, ये बात ठीक है कि इस तरह के रूल बना भी लें तो इसकी इन्फोर्समेंट कौन करेगा? ये कौन डिटर्मिन करेगा कि ये $1200 से ज़्यादा की अशिया आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ये तो बहुत जो है आपको पता मुश्किल काम होता है। दूसरे ममालिक में तो जो डिक्लेरेशन दिया जाता है उसको लोगों को समझा जाता है कि ये सही ही डिक्लेरेशन दे रहे हैं, और फिर इंटेलिजेंट जो होते हैं मींस, उसके ज़रिए कोई ना कोई रैंडम चेकिंग या कोई उनके पास अलर्ट होता है कि इस शख्स की हिस्ट्री ऐसी है, AI से मदद ली जाती है। इस तरह थोड़ी होता है कि लाखों मुसाफिर आ रहे हैं, हज़ारों मुसाफिर आ रहे हैं, और आप हर एक का सामान खोल कर
उससे पूछेंगे। और ये डिक्लेरेशन कहाँ दिया जाएगा 1200 का? अच्छा ये पहले से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको समझ लें, क्लैरिफाई कर लें। इन्होंने ये शेयर किया फॉर द पर्पस के स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन आ जाए, फिर उन्होंने हटा दिया इसको। इसका मतलब क्या फैसला हुआ है कि इस पर मजीद आगे नहीं बढ़ा जाएगा? ये हम तस्वुर करें जो प्रेसिडेंट्स हैं उसके मुताबिक, क्या इसका मतलब क्या आप लेंगे एज अ टैक्स? जी बिल्कुल, यही मतलब है कि इस पे मजीद नहीं बढ़ा जाएगा। अगर एक ड्राफ्ट रूल को अगर ड्राफ्ट रूल को हटा दिया जाए वेबसाइट से और वो पब्लिक में रही ना, तो फिर तो उसके मुकम्मल रूल बनने के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका जो लीगल तरीका तो ये है कि ड्राफ्ट रूल्स के ऊपर एक मुकर्रर टाइम 30 दिन के अंदर लोगों का फीडबैक आ जाए, लोगों ने जो इतराज़ करना कर दें और फिर उसको फाइनल रूल बना दिया जाए। मगर अगर उसे वेबसाइट से ही हटा दिया जाए और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती, तो ये समझिए कि इस वक्त इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ठीक है, इसको वेबसाइट से हटा दिया तो इसका मतलब है कि ये अब नहीं आएगा। अब दूसरी बात ये कि अगर एक कस्टम ऑफिशियल के हाथ में ये इख्तियार आ जाए कि वो बता सके कि जैसे ये मोबाइल फ़ोन है ये $1200 का है या नहीं है, और वो वैल्यूएशन कर सके, या वो चाहे कि कब की वैल्यूएशन $1200 से ऊपर रख दे, तो ये तो रिश्वत के दरवाजे नहीं खोलने के मकसद हो गया कि अगर वो एक iPad को कह दे जी कि ये दिस इज़ फॉर $2000, तो आप किस तरह से कहेंगे एयरपोर्ट पे कि नहीं जी ये $2000 का नहीं है? तो क्या होगा फिर? लेन देन होगा आपस में कस्टम ऑफिसर के साथ, क्या होगा इस पर? जी जाहिर है, जो उन्होंने कमर्शियल क्वांटिटीज में लाना होता है वो तो बहुत से तरीकों में आपको पता है ले आते हैं। उनके ना सामान की चेकिंग होती है, ना स्कैनिंग होती है। और जो आम मुसाफिर आएंगे, अगर उनको स्कैन में एक से ज़्यादा मोबाइल नज़र आया तो फिर तंग करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो एक तरफ कह रहे हैं कि पाबंदी ही लगा दी जाएगी कि एक से ज़्यादा ला ना सके। अब किसी के 2 निकल आते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो 2 हैंडसेट यूज़ करता हूँ, तो उसको बिला वजह तंग करेंगे। अब हो सकता है कि वो कोई एक ऐसा भी मोबाइल लाए जो अभी अपनी ओरिजिनल पैकिंग में हो, किसी को तोहफा देना चाहता हो, तो क्या वो $1200 से कम के मोबाइल का तोहफा नहीं दे सकता है? और बाहर तो आपको पता है ये मोबाइल जो है ये अकसार पे भी मिल जाते हैं और उसको पूरी रकम भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कौन डिटरमिन करेगा कि ये $1200 से एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा? तो बिल्कुल बदनवानी के नए रास्ते खुलेंगे, वो उसमें डिस्क्रिशन होगी, तंग किया जाएगा, लोगों से पैसे लिए जाएंगे, रेवेन्यू तो कोई नहीं आएगा, मगर ये होगा कि डिस्क्रिशन का एक ऐसा नया सिलसिला हाथ आ जाएगा जिससे आम मुसाफिरों को तंग किया जाएगा और देखा जाएगा कि अगर वो मुसाफिर ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता तो उससे कुछ पैसे ऐंठ लिए जाएंगे। तो इस तरह का काम दोबारा से शुरू होगा। सही। और फिर ये इसमें अगर जो रेवेन्यू टर्म्स में इसका इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है वो आप कहते हैं ज़ीरो है, या यानी कोई फ़ायदा है इन सख्तियों का या कोई फ़ायदा ही नहीं होगा? नहीं बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं। देखिए बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो पर्सनल बैगेज जो है उसको अगर आप इस तरह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन से और बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाएंगे तो जाहिर है कि उसका मकसद तो ये होगा कि हर आदमी पहले तो कहीं डिक्लेरेशन दे और फिर उस डिक्लेरेशन को क्रॉस चेक कौन करे। अगर कर भी ले चले उसने कोई वायलेशन थोड़ी बहुत की है तो फिर उसको आप जुर्माना करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ये तो बिल्कुल एक लामतनाई सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो सर ये तो आइडियाज आते कहाँ से हैं सर? इतने सुनहरे और जिसे कहा जाए कि इतने लॉजिकल आइडियाज़ और इतने बेहतरीन आइडियाज़ ये कहाँ से जनरेट होते हैं? कैसे इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है? क्या प्रोसेस होता है ऐसे ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स का, SROs का? जी हमारे जो लोग हैं ये दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी नहीं देखते कि वहाँ पे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का तबादला होता है। अगर किसी बंदे पे शक हो कि ये कोई कमर्शियल काम करता है और कैमोफ्लेज करता है, उसके बहुत ज़्यादा विजिट्स हैं, तो वो तो जहाँ से उसकी डेस्टिनेशन पे बैठने से पहले वहीं से इतला जाती है। बहुत से AI के टूल्स यूज़ किए जाते हैं कि ये आदमी कहाँ कहाँ जाता है, वो जगह कौन सी हैं, इसकी वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर कोई ख़ास टिप हो, इन्फॉर्मेशन हो तो उसको रोका जाता है। वरना ये थोड़ी है, अगर आपने देखा होगा कि हम बाहर जाते हैं कोई भी गुजर जाता है, कभी उन्होंने नहीं रोका। लेकिन जिसके बारे में उन्हें इतला होती है, कोई टिप होती है, कोई उनके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होती है, फिर ही वो उसको रोकते हैं। मगर हम नहीं चाहते कि हम वो असूल अपनाएं जो पूरी दुनिया अपना रही है और इस तरह का कोई वहाँ ख्याल FBI में आ जाता है, फिर हम कहते हैं हाँ जी यहाँ तो बहुत बड़ी चोरी हो रही है। अब कोई आम आदमी क्यों 10 मोबाइल लेकर आएगा? वो ज्यादा से ज्यादा किसी को तोहफे में देने के लिए एक आध मोबाइल ले आएगा। सर जो 10 मोबाइल लेकर आएगा वो तो आराम से निकल जाएगा इस शिकंजे से। जो बेचारा एक ही ला रहा होगा वो फंस जाएगा, जो 10 ला रहा होगा कमर्शियल पर्पज से वो तो बड़े आराम से निकल जाएगा इस प्रोसेस से। जो निकलते होंगे वो तो उनको बता के आता है, उनके साथ पहले से बात तय करके आता है, बहुत सी चीज़ें तय होती हैं, उसको तो बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाते
और कनाइवस के बगैर तो कमर्शियल क्वांटिटी आप पर्सनल बैगेज में अगर आपका सामान जो है वो स्कैन हो रहा है तो स्कैन को आर्काइव से भी देखा जा सकता है, मगर वो तो कभी भी नहीं देखा जाता, वो तो उनका तो स्कैन किया भी नहीं जाता। और जाहिर है कि फिर जो लोग, आपने सही फरमाया, जेन्युइन तौर पे एक आध किसी को तोहफा देने के लिए ला रहे हैं या जहां उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल के लिए भी कुछ दिन रखना हो, उनको ज़रूर तंग किया जाएगा। लेकिन इकराम साहब ये बताएं कि अब जो पूरा प्रोसेस है ये अमेंडमेंट्स का, इसके बाद कितनी जो जिसे कहा जाए कि जग हसाई होती है एफबीआर की, क्या इसको रोक नहीं सकते ऐसे मामलात हो कि कम से कम जब पॉलिसी सामने आए तो आप जैसे एक्सपर्ट से और दीगर कंसल्टेंट से पूछने के बाद दे शुड ब्रिंग इट आउट? जी, जाहिर है कि वो जो टूल्स दुनिया में इस वक्त एआई के जरिए राइज हैं, जहां कंसाइनर और कंसाइनी के बारे में, हमारी कमर्शियल जो इंपोर्ट्स हो रही है वहाँ अंडर इनवॉइसिंग के बारे में, पर्सनल बैगेज के अब्यूज़ के बारे में, सारी दुनिया में ये चीज़ें बनी हुई हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, मगर वो इसको लागू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ गई तो फिर उनका खाने पीने का कारोबार बंद हो जाएगा। उसकी बजाय ये इस तरह की चीज़ें निकालते हैं ताकि लोगों को एक तरह से कहा जाए कि जी ये ऐसे रूल तो आ गए थे, देखिए पब्लिसाइज भी हो गए थे और कल से ही इसके ऊपर लोगों से बार्गेन शुरू कर दी जाए। मेरे ख्याल में इस तरह की जो रूल्स की बातें हैं ये भी एक मकसद के लिए की जाती हैं ताकि आम लोग जो बेचारे कवानीन से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है वो समझेंगे कि ये तो शायद नाफिज भी हो गया है, मगर जैसे हमने डिस्कस किया, आम आदमी ज़हन में यही समझेगा कि नाफिज हो गया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इकराम साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। तो ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट थे, वेबसाइट पे अभी यानी इस प्रोग्राम से कबल हमने चेक किया तो अब अवेलेबल नहीं है, तो इस पर शायद अब ये सोच आई है कि ये गलत है और उसको नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए। ब्रेक के बाद समराइज़ करेंगे सारी गुफ्तगू का मजा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।